हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड के जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक न्यूज जो है वो पूछी जाती है। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन नाबार्ड के द्वारा एक क्रेडिट पोटेंशियल डिसाइड किए के बारे में है। तो प्रायोरिटी एरियाज जो है उत्तराखंड स्टेट के, उनका जो टोटल क्रेडिट पोटेंशियल है ऑन द प्रायोरिटी बेसिस 2022-23 का नाबार्ड के द्वारा ये तय किया गया है। तो आपको बताना है कि नाबार्ड ने कितना एस्टिमेशन दिया है कि उत्तराखंड के इन प्रायोरिटी एरियाज का पोटेंशियल जो है वो क्रेडिट का कितना है। सो इसका करेक्ट आंसर है 28,528 करोड़ रुपए पोटेंशियल जो है वो आंका गया है उत्तराखंड स्टेट के प्रायोरिटी एरियाज का। सो बेसिकली स्टेट फोकस पेपर जो है वो नाबार्ड के द्वारा प्रेजेंट किया गया, जिसमें ये पाया गया कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि टोटल क्रेडिट लेके उत्तराखंड स्टेट में जो डेवलपमेंट किया जा सकता है वो कितना है। सो 28,528 करोड़ रुपए का अगर क्रेडिट उत्तराखंड गेन कर सकता है डिफरेंट एरियाज में, सो डेफिनेटली इस क्रेडिट को गेन करके उत्तराखंड अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकता है। यानी कि इतने क्रेडिट की उत्तराखंड स्टेट को अभी जरूरत है अगर वो डिफरेंट एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में अपने जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ है वो करना चाहता है। सो टोटल क्रेडिट पोटेंशियल जो है ये डिफरेंट एरियाज में आका गया है, जैसे कि रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना, स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देना, इरिगेशन करना। इससे रिलेटेड जो सारी स्कीम्स हैं उनके लिए जो क्रेडिट चाहिए होगा वो कुल मिला के रहेगा 28,528 करोड़ रुपए। ध्यान रखेंगे ये नाबार्ड के द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है, एस्टिमेशन है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाबार्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें असिस्ट करती है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि स्टेट फोकस पेपर एक और चीज बताता है कि इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उन्हीं पॉलिसी इनिशिएटिव्स को देखते हुए फिर ये तय किया जाता है कि हाँ इतना अमाउंट जो है वो इस स्टेट को चाहिए। ठीक है। और नाबार्ड हेल्प करता है स्पेसिफिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को लेकर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर फंडिंग चाहिए तो नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। नाबार्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि कानून के तहत बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर्स में करवाया है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नाबार्ड जो है वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट्स दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया कि मिनी स्टेडियम और रोडवे बस फीड जो है उसको झबरेड़ा में सेटअप किया जाएगा। तो अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये झबरेड़ा, यहाँ पे हम मिनी स्टेडियम और रोडवे बस फीड बनाएंगे, ये आपको बताना है। तो झबरेड़ा पे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आपका हरिद्वार में लोकेटेड है। झबरेड़ा मंडी कॉम्प्लेक्स बेसिकली इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट का डिसीजन जो है वो लिया गया। इसके अलावा झबरेड़ा के टाउन में महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जो स्टैचू है उसको भी इंस्टॉल किया गया। ज्योतिबा फूले जी बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छे से आवाज उठाई थी। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट भी कहते हैं, इनका भी स्टैचू जो है उसको टिकोना आइलैंड में सेटअप किया जाएगा। ये आपका आइलैंड भी जो है ये इसी हरिद्वार का पार्ट है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी स्टैचू जो है वो इसी जगह पे सेटअप किया जाएगा। कुल मिला के इक्वालिटी और फर्टिनिटी के प्रमोशन को लेके ये स्टैचू सेटअप किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो पर्सनैलिटीज हैं इन्होंने सोशल इनइक्वालिटी या फिर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसके अगेंस्ट मिलके आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत सैनी और अभिनव वर्मा जी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2021 में। प्रशांत सैनी के द्वारा ये मेडल जीता गया साइबर सिक्योरिटी की कैटेगरी में। अभिनव वर्मा के द्वारा जीता गया 3D डिजिटल गेम आर्ट की कैटेगरी में। सो आपको अब ये बताना है कि दोनों शख्सियत या पर्सनैलिटीज जो हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीते ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट जो है करंट अफेयर का वो ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है ये दोनों उत्तराखंड से हैं। एक एक डिटेल जो क्वेश्चन की मैंने आपको अभी बताई है एक्सप्लेन करके, इसको ध्यान रखना है कि किन्होंने किन कैटेगरी में ये सिल्वर मेडल अटेन किया। अब आगे जाके ये लोग वर्ल्ड स्किल जो कंपटीशन है उसमें इंडिया को
प्रेजेंट करेंगे। ये वर्ल्ड स्किल का कंपटीशन जो है ये आपका शंघाई में कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन को आयोजित किया गया था। और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंडर काम करती है। ध्यान रखेंगे डिफरेंट स्टेट्स और यूटी के जो लोग हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने अच्छा किया है अब आगे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो वर्ल्ड स्किल के कंपटीशन में अच्छा कर सकें। वर्ल्ड स्किल को ओलंपिक्स ऑफ स्किल भी बोला जाता है। ये सारे पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराध्या जैन, जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट है, फेमस दून स्कूल से, देहरादून से। इनको इंडियन टीम फॉर 35th इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो आपको बताना है कितने मेंबर की ये टीम रहेगी, जिसमें कि उत्तराखंड की आराध्या जैन का भी सिलेक्शन हुआ है। करेक्ट आंसर है 5 मेंबर की टीम रहेगी। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 35th इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट जो है उसमें जो इंडियन टीम है पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें उत्तराखंड की कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है या किसका सिलेक्शन हुआ है, देन आंसर होगा आराध्या जैन। ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि 35th इंटरनेशनल फिजिक्स टूर्नामेंट कंडक्ट कहाँ हो रहा है, तो रोमानिया में हो रहा है। रोमानिया का एक पर्टिकुलर प्लेस है तिमिसोआरा। तिमिसोआरा में ये आपका कंपटीशन जो है फिजिक्स लेवल का ये कंडक्ट होगा। इसको फिजिक्स वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये साइंटिफिक कंपटीशन होता है जिसमें ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो आके पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 जो यंगस्टर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया 3 राउंड का कंपटीशन कंडक्ट करके, जिसमें से कि उत्तराखंड की आराध्या जैन भी एक हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में है। हर साल किस जनवरी को हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी को हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल डिफरेंट थीम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2022 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी कोई थीम अनाउंस किया नहीं गया। तो हम 2021 का थीम ध्यान रख सकते हैं जो था डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि इस बार कोई थीम जो था उसे अनाउंस नहीं किया गया। सब उत्तराखंड स्पेसिफिक इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। शिवम रावत जो है उत्तराखंड के, उनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में, इनोवेशन की कैटेगरी में, सॉरी। शिवम रावत को इनोवेशन की कैटेगरी में प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड दिया गया। सिमिलरली अनुराग रमोला जो है उत्तराखंड के, उनको प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड 2021 दिया गया आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में। तो 2021 का जो नेशनल अवार्ड है चिल्ड्रन अवार्ड वो दिया गया अनुराग रमोला जी को आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी में। 2022 का जो अवार्ड है वो दिया गया शिवम रावत को और वो दिया गया है इनोवेशन की कैटेगरी में। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। और जो भी अवार्ड विनर हैं उनको बेसिकली इंडियन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में अगर वो उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको उसके लिए असिस्टेंस सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। इनको किस अवार्ड से नवाजा गया मरणोपरांत, ये आपको बताना है। आंसर है पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। बहुत ही दुख तरीके से जो घटना हुई जिसमें इनकी डेथ हुई है, उसके बाद सरकार ने इनके कंट्रीब्यूशन को कंट्री में देखते हुए ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड जो है ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, जब हम 73rd रिपब्लिक डे जो है उनको उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। सो 2022 के अवार्डी में 128 पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए टोटल, जिसमें कि पद्म विभूषण जो है वो जनरल बिपिन रावत जी को प्रोवाइड किया गया। जो अगर पद्म विभूषण की बात की जाए तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसे माना जाता है। और इसके अलावा पद्मश्री जो हैं वो भी उत्तराखंड की कुछ पर्सनैलिटीज को दिए गए हैं, जैसे कि मिस माधुरी भरथवाल जो है उनको आर्ट्स की कैटेगरी में पद्मश्री दिया गया। मिस बसंती देवी जो हैं इनको सोशल वर्क की कैटेगरी में दिया गया पद्मश्री। सिमिलरली मिस वंदना कटारिया इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पद्मश्री दिया गया। तो ये जो 4 पर्सनैलिटीज हैं टोटल मिला के इनको दिया गया है, जो ये उत्तराखंड से इनको पद्मश्री दिया गया। सिमिलरली बिपिन रावत जो कि उत्तराखंड से थे इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं।
अब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन के फ्रेम में पूछा जा सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पद्म विभूषण जो है ये दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, जो कि आपने सोसाइटी को दी होती है। सिमिलरली पद्म भूषण जो है ये आपको दिया जाता है अगर आपने डिस्टिंग्विश सर्विस हाई ऑर्डर की किसी को प्रोवाइड की है। यहाँ पे एक्सेप्शनल वर्ड आएगा, यहाँ पे हाई ऑर्डर की सर्विस का आएगा वर्ड। और पद्मश्री हम देते हैं डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रिपब्लिक डे पे जो स्पेशल अपीयरेंस दिया गया उसमें उत्तराखंडी कैप उन्होंने पहनी थी। सो आपको बताना है उस उत्तराखंडी कैप पे क्या उभरा हुआ था, क्या एम्बॉस किया गया था। स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल, स्टेट एनिमल मस्क डियर, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल, या फिर उत्तराखंड का स्टेट ट्री। सो इसका करेक्ट आंसर होगा उनकी कैप पे स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल था। आप यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हैं। 73rd रिपब्लिक डे हमारे द्वारा मनाया गया जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंडी कैप पहनी गई जिसमें कि ब्रह्म कमल जो था वो उभरा हुआ था। सो पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको अप्रिशिएट किया है और बधाई दी है कि उन्होंने उत्तराखंड के कल्चर को और उत्तराखंड की परंपरा को अप्रिशिएट किया है नेशनल लेवल पे इस कैप को पहन के। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्म कमल के ही बारे में है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैप पे बना हुआ था। सो बेसिकली ये स्टेट फ्लावर है उत्तराखंड का, आप सब जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। आपको बताना है कि ये किस फ्लावर की फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ये सनफ्लावर फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली ये जो आपका फ्लावर है इसकी रूट्स कर्व्ड होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। और इसको लोकल मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जब सेरेब्रल इश्मीया होता है यानी कि दिमाग से रिलेटेड एक बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूजेस पाया जाता है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड में ये मिलता है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में भी ये इमेंस मात्रा में मिलता है। स्टेट फ्लावर जो है उत्तराखंड का, इसका आपको साइंटिफिक नेम पक्का पता होना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सोजोरिया ओबुलाटा। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सीधा साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। ये फ्लावर बेस्ट एग्जांपल है डिफरेंट फ्लावर्स की जो कि एल्पाइन हैबिटेट में अपर माउंटेन रेंजेस के हैं, जिनकी ना केवल दिखने में सुंदरता होती है बल्कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, आपको उनका नाम बताना है। इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल नवाजा गया है, दिया गया है फॉर द डिस्टिंग्विश सर्विस। तो आंसर है अभिनव कुमार। ये उत्तराखंड के एडिशनल डीजीपी हैं जिनको कि प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत डिस्टिंग्विश तरीके से कंट्रीब्यूशन किया स्टेट में पुलिस सर्विस में। इसके अलावा 5 पुलिसमैन जो हैं उनको भी उत्तराखंड से फॉर द मेरिटोरियस सर्विस प्रेसिडेंट मेडल जो है वो दिया गया है। ये मेडल जो है ये पुलिस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट इस मेडल को पेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कौन से नंबर की चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो थी वो इस बार ऑर्गेनाइज की गई 2022 में, और ये ऑर्गेनाइज की गई है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। आंसर है 29th चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो थी वो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। ये 95 ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज की गई है उत्तराखंड के। लगभग 1500 प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके तहत चिल्ड्रन के द्वारा स्टेट लेवल पे प्रेजेंट किए गए, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो चिल्ड्रन है उन्होंने मिलकर 1500 प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट लेवल पे पेश किए। और बहुत सारे चिल्ड्रन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है वो दी जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए, जैसे कि हम उत्तराखंड के इकोसिस्टम को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं, सोशल इनोवेशन किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पूरे कंट्री में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन टाइगर की कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो रिपोर्ट है ये है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसमें ये पाया गया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कंट्री में देखने को मिलती है और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो टाइगर कंजर्वेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि डेंसिटी ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जहां लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वहीं पे डेंसिटी है, यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है टाइगर की।
इसके अलावा ये भी पाया गया कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो हैं वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में 231 है। ये नंबर आपको ध्यान रखना है क्योंकि नंबर आपसे पूछा जा सकता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पिछले 10 साल में जो एरिया है वो 22 स्क्वायर किलोमीटर रिड्यूस हुआ है। ये भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में पाया गया। लेकिन इस एरिया के रिडक्शन के बावजूद वहां पे टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा कुछ नुकसान देखने को नहीं मिला है। और ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो थे वो यहाँ के अब डेंस फॉरेस्ट बन चुके हैं। तो घना जंगल होने की वजह से भी टाइगर्स जो थे उनको हैबिटेशन में कोई कमी नहीं और एरिया कम होने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। नेचुरली ये बहुत ही फेवरेबल मतलब कंडीशन प्रोवाइड करता है टाइगर के हैबिटेशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है टाइगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर और फॉरेस्ट को अब जल्द ही पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ उत्तराखंड के द्वारा शामिल किया जाएगा। डेली इश्यूज में इनको डिस्कस किया जाएगा और ये आपको बताना है कि किसके एफर्ट से किया गया, यानी कि कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिनके एफर्ट से ये चीज जो है वो इंक्लूड हो चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में। सो वाटर फॉरेस्ट में आपको बहुत फेमस नाम पता होगा गौरा देवी जी का। तो गौरा देवी जी के को श्रेय दिया जाता है जो कि चमोली के रैनी विलेज से थी, जिन्होंने की मास मूवमेंट चलाई थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। इनकी इस मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उत्तराखंड की, उन्होंने इन्वायरमेंट को यानी कि स्पेसिफिकली वाटर और फॉरेस्ट को एक स्पेशल प्लेस दिया अपने मैनिफेस्टो में। तो चिपको मूवमेंट के साथ ये रिलेटेड थी, ये आपको डेफिनेटली पता होगा, पर फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चिपको मूवमेंट के साथ गौरा देवी जी का नाम जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो स्कीइंग इनिशिएटिव के बारे में। ये इनिशिएटिव पंडित नैन सिंह माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है जिसके द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया, ये आपको बता। इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तरकाशी में लोकेटेड। तो टूरिस्ट जो हैं इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अब असिस्टेंस पा रहे हैं, यानी कि इस इंस्टीट्यूट के एफर्ट से वो अब स्नो स्कीइंग का जो लोग मतलब फायदा है वो उठा सकते हैं। ध्यान रखेंगे बहुत सारे एरियाज में अभी स्नो स्कीइंग जो है वो शुरू नहीं की गई है, लेकिन इस माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ने अपने बलबूते पे इसको शुरू करने का एक मतलब जिम्मा उठाया, क्योंकि कोविड की वजह से ये सारी चीजें हिट हो चुकी थी। लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ओपन किया गया है और जो शार्प स्लोप होती है उस पर किस तरीके से स्कीइंग की जाती है उसके लिए भी ट्रेनिंग जो है वो इस पंडित नैन सिंह माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स टूरिज्म को प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो गेस्ट हाउस में ज्यादा से ज्यादा स्टे कर सकें। आपको अब ये बताना है कि कौन से मंडल की बेस्ट लोकेशंस पे टूरिस्ट के स्टे करने के लिए एफर्ट लगाए जा रहे हैं। आंसर है कुमाऊं। सो कुमाऊं मंडल जो है उसकी जो बेस्ट लोकेशन है वहां पे ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हाउस में टूरिस्ट को स्टे करने के लिए अब एफर्ट लगाए जा रहे हैं। गढ़वाल का इसमें रीजन नहीं आता क्योंकि कुमाऊं मंडल विकास निगम का एफर्ट है और ये कुमाऊं मंडल स्पेसिफिक जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने के लिए काम करता है। और यहाँ पे ये एफर्ट भी लिए जा रहे हैं कि जो किराया है वो फर्स्ट अराइवल के लिए 25% कम किया गया है। 15 लोकेशंस हैं जहाँ पे ये जो मतलब डिफरेंट स्कीम्स हैं वो शुरू की गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुकिंग की फैसिलिटी दी जा रही है और ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो पैंडेमिक के बाद काफी हिट किया था। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने लेवल पे जाके एफर्ट्स पुट कर रही हैं ताकि दोबारा से टूरिज्म की एक्टिविटीज जो हैं उनको बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के असेंबली इलेक्शन में 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने नोटा अपनाया, यानी कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन चुना था जब वोटिंग की। कौन सी आपको अब ऐसे बताना है कि कितनी असेंबलीज हैं उत्तराखंड की जिन्होंने की नोटा का ऑप्शन 2017 के इलेक्शन में चुना। आंसर है 70 असेंबली के लोगों के द्वारा नोटा का जो ऑप्शन था वो 2017 के इलेक्शन में चुना गया था। हम सब जानते हैं उत्तराखंड में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए ये चीज पाई गई है कि अब आने वाले जो इलेक्शन है उसमें लोग नोटा का ऑप्शन ना चुन के कैंडिडेट को चुनने की कोशिश करें और कैंडिडेट जो है वो अच्छे तरीके से अपने पैमाने पे डेवलपमेंट जो है वो आगे चल के कर पाए। सो नोटा का ऑप्शन बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था तो ध्यान रखेंगे 2013 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया था कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं चुनना चाहते हैं तो आप नोटा का बटन जो है उसे प्रेस कर सकते हैं।
पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप नोटा प्रेस करते हैं या फिर मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन नोटा प्रेस कर देती है, तब भी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल नहीं होता है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वही सेलेक्ट होता है। नोटा का कंसिडरेशन नहीं होता जब हम वोट को काउंट करते हैं। मान के चलिए 100 वोट थे, उसमें से 69 वोट नोटा को गए, लेकिन बाकी वोट जो है पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को गए। इसका मतलब ये नहीं है कोई सरकार नहीं बनेगी क्योंकि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, बल्कि सरकार बनेगी, इसको हम काउंट में नहीं देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, यानी कि बचे हुए जो आपके 31 हैं, ठीक है, उसमें 31 सीट में देखेंगे सबसे ज्यादा सीट किसे मिली है, फिर उसे वो मतलब वो पार्टी जो है वो बंदा जो है वो जीत जाएगा। तो नोटा को वोट काउंटिंग में नहीं काउंट किया जाता है, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व में किसी भी ट्री को आप अब गिरा नहीं सकते हैं, पेड़ को काट नहीं सकते हैं। सो पेड़ों की कटाई पे कंप्लीट प्रोहिबिशन या फिर बैन जो है वो एक स्टेट के द्वारा लगा दिया गया। इस स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, ये आपको बता। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के द्वारा पेड़ों की कटाई पे प्रतिबंध जो है वो पूरे तरीके से लगाया गया है। और ये देखा गया कि जो पेड़ों की कटाई है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने से इफेक्ट हो रही थी। बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, जैसे कि टाइगर सफारी बनाने के लिए आपका लाल धम चिरखल रोड जो बनाया गया उसके लिए बहुत सारे पेड़ जो थे उनको काटा गया, कंडी रोड के लिए बहुत सारे पेड़ जो थे वो काटे गए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पेड़ों की जो किसी भी पेड़ का जो स्पीशीज है उसको काटा नहीं जाएगा अगर वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व के एरिया में आता हो। तो इन तीनों की कंडीशंस को अब स्पेसिफिक कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा कितने मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कि ये देखेगी कि हाई स्पीड रोड जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे में बन रहा है, वहां की जो कंस्ट्रक्शन है वो उसमें जो डेबरीज जनरेट हो रही हैं, यानी कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। क्योंकि कई बार इसके एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन से ऐसा होगा कि जो डेबरीज जनरेट हो रही हैं, मलबा जो हो रहा है जनरेट, उसको प्रॉपर डिस्पोज अगर नहीं किया गया तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा, आसपास के फॉरेस्ट एरिया को हार्म होगा। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है जो कि इस पे प्रॉपर निगरानी रखेगी। और ये कमेटी आपकी 12 मेंबर, ये आपको ध्यान। तो 12 मेंबर कमेटी इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के मलबे की निगरानी के लिए रखी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का अगर आपसे चेयरपर्सन का नाम पूछा जाए तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो है वो चेयरपर्सन है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है इस प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया था। हालांकि इसका जो कुछ रास्ता है वो फॉरेस्ट से होते हुए भी गुजरेगा, कुछ पेड़ भी काटे गए, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखा गया है कि ज्यादा पेड़ों की कटाई ना हो पाए और रोड डाइवर्ट होके जंगल को और पेड़ों को हम बचा सकें। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे रहेगा, ध्यान रखेंगे, जो कि दिल्ली और देहरादून की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट, स्पेसिफिकली दिल्ली से कनेक्टिविटी के साथ देहरादून की जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगी। और ये भी बोला जा रहा है कि दिल्ली से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो केवल 2.5-3 घंटे का ही रह जाएगा अगर ये एक्सप्रेसवे बन जाता है। यहाँ पे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देख सकते हैं डिटेल, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून के तहत बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। इसका मेन पर्पस है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना और फॉरेस्ट को कंजर्व करना, हमारे नेशनल रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से सेव करके रखना। इसके अलावा किसी भी पर्सन प्रॉपर्टी को अगर डैमेज होता है, एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, तो उसके रिगार्डिंग पेनल्टीज का डिसीजन जो है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाता है। ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को फॉलो नहीं करता है, यानी कि अपने डिसीजन देते टाइम इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। ट्रिब्यूनल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल अपने जो डिसीजन है वो डिफरेंट इश्यूज पे पेश करता है। न्यू दिल्ली बेसिकली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है जहां पे ट्रिब्यूनल बैठता है। इसके अलावा कुछ और 4 प्लेसेस हैं जहां पे ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस हैं, वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ट्रिब्यूनल के लिए एक चीज मैंडेटरी है कि कोई भी अपील या एप्लीकेशन अगर एनजीटी के पास आती है तो विद इन 6 मंथ एनजीटी को उस पर अपना फाइनल डिसीजन देना होता है, उससे डिले नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वीर गाथा अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, ये आपको बताना है। आप फोटोग्राफ में इनको देख सकते हैं, ये उत्तराखंड से हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर है आदिशा जो है उत्तराखंड की, इनको ये वीर गाथा अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और ये इनको अवार्ड क्यों क्यों दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है, जिसमें कि मेजर शैतान सिंह जी को इन्होंने बनाया है, जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। और ये परमवीर चक्र इनको दिया गया था इंडो चाइना वॉर में अपनी ब्रेवरी को शोकेस करने के। सो मेजर शैतान सिंह जी का जो इन्होंने ये पेंटिंग बनाया है, इसको अप्रिशिएट करते हुए ये वीर गाथा अवार्ड जो है वो आदिशा को दिया जाएगा। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 8 लाख स्टूडेंट्स के द्वारा पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया गया था, जिसमें कि उत्तराखंड की आदिशा को चूज किया गया है। और अगर बात की जाए मेजर शैतान सिंह जी के बारे में और डिटेल में, तो इन्होंने रेजिंग ला की जो बैटल थी कुमाऊं रेजिमेंट से, वो लड़ी थी चाइना के खिलाफ 1961 की वॉर में। और इनकी जो ब्रेवरी है उसके किस्से आज भी बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करते हैं और आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रभावित करते हैं। सो अब इनकी पेंटिंग के लिए ये वीर गाथा अवार्ड आदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जो टैबलू है उसमें किस चीज को शोकेस किया गया है, और ये जो ब्रिज इस पे शोकेस किया गया टैबलू पे, बेसिकली वो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर और प्रतापनगर को आपस में कनेक्ट करेगा, जोड़ने वाली कड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटोग्राफ से आपको क्लियर हो गया होगा पढ़ के। उत्तराखंड ने जो अपनी झांकी पेश करी है 73rd रिपब्लिक डे में, उसमें जो चीजें शोकेस की गई वो थी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, दोबरा छांटी ब्रिज, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में किया है, आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लेंथ बतानी है, और बद्रीनाथ टेम्पल। ये 3 चीजें जो थी वो उत्तराखंड के द्वारा अपनी झांकी में डिपिक्ट की गई थी। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।